बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिजिक्स टेस्ट सीरीज़ फॉर नीट 2025 के रिव्यू टेस्ट 1 को डिस्कस करने चल रहे हैं। उसके 1 से लेके 25 क्वेश्चन तक को डिस्कस करने चल रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज़ का जो एम है वो है आपको नीट 2025 में 170 प्लस स्कोर कराना। जिन बच्चों ने इस टेस्ट सीरीज़ को दिया है वो तो उनके पास उसका पेपर होगा, तो वो डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन चेक करते चले जाएंगे। जिन बच्चों ने नहीं दिया है, जो फर्स्ट टाइम इसको अगर देख रहे हैं, तो वो वीडियो को पॉज करके पहले उस क्वेश्चंस को अपने आप करेंगे और उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे, तो उनको उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। वैसे बेस्ट बेनिफिट के लिए अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ को देते हो तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि तब आप उसके जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेट कर पाओगे, प्लस उसका जो जूम सेशन होता है, लाइव जूम सेशन होता है, उससे आपको बेनिफिट मिल पाएगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बच्चों, हमारे पास रिव्यू टेस्ट 1 का ये पहला क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास डायमेंशन दिया गया है और फिर ये कहा गया कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है। बस इसमें करना इतना था कि हम ये वैल्यूज पुट करके देख लें कि ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ये प्रेशर मैच करेगा यहाँ पे, क्योंकि जब हम ए की वैल्यू 1, बी -1 और सी -2 रखेंगे तो ml -1 t -2 बन जाएगा। वो प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी हमें इसमें ऑप्शंस को रख के चेक कर लेना था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन था जो हमारे पास एरर्स का है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, करना कैसे था बट हम लोग इस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जो मेन कंसेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे, बाकी आप लोग जब उसको फिर खुद रफ पे सॉल्व करोगे तो उसका आपको बेस्ट बेनिफिट मिलेगा। a × b दैट इज़ 2 × 1, तो √ab दैट इज़ √2, ये हो जाना था 1.4। और उसके बाद जैसे एरर्स में हम लोग जो सॉल्व करते हैं, तो बेटा ये ab अपॉन डेल्टा ab, और उसके बाद ये हाफ आप a का जो मेजरमेंट है दैट इज़ 0.2/1, और ये कितना है भाई 0.2/2, और इसको फिर आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, √2 से, दैट इज़ 1.4 से, और फिर जब आप इसका परसेंटेज निकालोगे, यानी आप जब उसको चेक करोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये डी वाला, दैट इज़ 1.4 ± 0.2 m। बेटा हम लोग इसमें टू द पॉइंट उसके जो कंसेप्ट है वो डिस्कस करेंगे, अदरवाइज जो लेक्चर है वो अननेसेसरी बहुत लेंथी हो जाएगा। हमारे पास टाइम इंटरवल दिया गया है, या कहा जाए टाइम पीरियड दिया गया है किसी क्लॉक का। हमें इसका परसेंटेज रिलेटिव एरर मांगा गया। बेटा कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, पहले तो इन सारे टाइम्स को जोड़ करके उसके बाद 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। वो हमारे पास जो उसकी मीन वैल्यू है वो आ जाएगी, और फिर हम एक एक का, यानी एक एक टाइम का, एक एक वैल्यूज़ का एब्सोल्यूट एरर निकालते चले जाएंगे, और फिर उसे ऐड करके मीन वैल्यू लेंगे। जब उसे हम सॉल्व करेंगे, यानी हम करेंगे क्या, डेल्टा Tm/Tm × 100 करेंगे, तो ये मिलेगा हमें 1.6%। बेटा कैसे करेंगे, ये Tm निकालने के लिए क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को जोड़ के 5 से डिवाइड कर देंगे। क्यों 5 से, क्योंकि 5 रीडिंग्स हैं। ये हमारे पास Tm आ जाएगा। फिर एक एक का एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, उसकी मॉड वैल्यू लेके टोटल कर देंगे, और फिर उसका एवरेज लेंगे। तो फिर हम जो इस फॉर्मूले को रखेंगे तो हमारे पास आएगा 1.6%। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए यूनिट वेक्टर। बेटा बहुत आसान क्वेश्चन था ये, आपको सिर्फ ये चेक कर लेना था कि किस इनमें से जितने ऑप्शंस हैं किसका मैग्नीट्यूड 1 है, क्योंकि अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। बट आप जब चेक करेंगे तो इसका हमें ऑप्शन मिलेगा, यानी बी ऑप्शन का, क्योंकि इसका जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो cos² थीटा + sin² थीटा = 1 हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बी ऑप्शन हमें चुनना था, यूनिट वेक्टर। बेटा जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके अपने आप उसको साथ साथ में करते चलेंगे, तो उसका बेनिफिट उन्हें ज़्यादा मिलेगा। जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया हुआ है वो फटाफट इसके सॉल्यूशन को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, हमारे पास 2 वेक्टर्स दिखाए गए हैं u और v, और ये ai bj और v ऐसे pi + qj दिखा गया, और ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। तो बेटा जब हम v के कंपोनेंट्स को तोड़ेंगे तो इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर नेगेटिव y में और एक जाएगा पॉजिटिव x में, और जब u के कंपोनेंट्स को तोड़ेंगे तो पॉजिटिव x में और पॉजिटिव y में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि a और b ये दोनों तो पॉजिटिव होंगे, और p पॉजिटिव होगा लेकिन q नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब a, b और p ये पॉजिटिव हैं और q नेगेटिव है, यानी इसका सेकंड ऑप्शन। बेटा वेक्टर को रिजॉल्व कर लेना था उसके कंपोनेंट्स में, और उसी के अकॉर्डिंग चेक कर लेना था इसमें से कौन प्लस कौन माइनस होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा एक पार्टिकल मूव करता है स्ट्रेट लाइन में विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, यानी उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है 10 से 20 जब वो 135 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और क्वेश्चन आपसे टाइम जानना चाहता है। तो बेटा आपको करना क्या है, इसमें v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस, जो कि आपको 135 दिया हुआ है, यहाँ से आप a निकाल लेना, और फिर v इज इक्वल टू u प्लस यहाँ से एक्सीलरेशन आ जाएगा a इंटू टी आप रख दोगे, आपको टाइम मिल जाएगा, और बेटा इसमें आपको आंसर मिलेगा 9। बेटा हम लोग वीडियो लेक्चर अननेसेसरी लेंथी ना हो, इसलिए टू द पॉइंट कंसेप्ट को डिस्कस करते हुए बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप उसको चैट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दिया गया किसी ऐसे पार्टिकल का जो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है फ्रॉम रेस्ट, और क्वेश्चन हमसे जानना चाहता था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका कैसा होना चाहिए। तो बेटा एक्सीलरेशन पहले पॉजिटिव है, फिर घटते हुए 0 हो जा रहा है टाइम की इस वैल्यू पर, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सीलरेशन देता है। तो हमें कोई ऐसा ग्राफ इसमें चुनना पड़ेगा जिसका स्लोप पॉजिटिव हो और वो घटते हुए 0 हो जाए। तो बेटा ये दोनों तो सीधे ही कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं सकता, इसका मतलब या तो ये या तो ये। तो स्लोप को पहले पॉजिटिव रखना है और बाद में 0 हो जाना है, क्योंकि एक्सीलरेशन बाद में 0 हो रहा है और वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन देता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमें एक असर्शन रीज़न दिया गया, बेटा बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो भी अगर बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे, यानी जिन्होंने टेस्ट पेपर नहीं दिया है, तो वो वीडियो लेक्चर को पॉज करें, एक एक लेक्चर पर एक एक क्वेश्चन पे, और फिर उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने की कोशिश करें खुद, और फिर उसको आगे प्रोसीड करके देखें। असर्शन रीज़न बेटा इस बार देखा जाए तो नीट ने असर्शन रीजन्स कई पूछे, नीट 2024 ने, जिस चीज़ ने उसको 25 के लिए इंपॉर्टेंट बना दिया है। और जैसा एक्सपेक्टेड है कि नीट 25 का जो पेपर होगा वो एक स्टैंडर्ड पेपर आएगा, अच्छा पेपर आने के चांसेस हैं। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ड्रॉप ले करके, तो स्पेशली ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो किसी तरह का कोई कसर अपनी तैयारी में ना रखें, और फिजिक्स रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट बन जाता है, इसलिए उस पर अच्छे से तैयारी करके एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ें। हमारे पास एसटी ग्राफ दिया हुआ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। एक बात तो तय है कि इसका स्लोप कहीं चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब ये कह रहा है कि एसटी ग्राफ शोन इन फिगर बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन बट नॉट फ्रॉम एस इक्वल टू 0। ये असर्शन सही है, क्योंकि टी इक्वल टू 0 पर पार्टिकल नीचे से स्टार्ट कर रहा है, तो वो एस इक्वल टू 0 से तो स्टार्ट नहीं कर रहा है। बेटा ये जो होगा वो टी इक्वल टू टी नॉट ऐसे होगा, टाइपिंग में ऐसे छूट गया है, वो ऐसे होगा। रीजन कहता है एट टी इक्वल टू टी नॉट वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। नहीं, टी इक्वल टू टी नॉट पर बॉडी ने अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया, डायरेक्शन तब चेंज होता जब एस टी ग्राफ का स्लोप चेंज हो जाता है। स्लोप तो चेंज नहीं हो रहा है, वो तो यहाँ से लेके पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब रीज़न गलत हो गया। तो इसका मतलब असर्शन करेक्ट है और रीज़न इनकरेक्ट है, ठीक। डायरेक्शन ऑफ मोशन तब चेंज होता है जब स्लोप चेंज हो जाता है, स्लोप लगातार एस टी ग्राफ का कांस्टेंट है। नेक्स्ट, एक बॉल को ऊपर की तरफ उछाला सर्टेन वेलोसिटी से एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ है वो कैसा होगा डिस्प्लेसमेंट के साथ में। तो बेटा हमें ये पता है कि जब हम किसी बॉल को फेंकते हैं यानी प्रोजेक्टाइल कुछ एंगल से, तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है, लेकिन वो ज़ीरो नहीं होती। अब सवाल ये उठता है कि ग्राफ का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। ये ग्राफ तो सीधा ही इस कारण हट जाएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू पर वो काइनेटिक एनर्जी 0 दिख रही है। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है लेकिन 0 नहीं होती हाईएस्ट पॉइंट पर। तो एक बात तो तय है कि जो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है वो लीनियर नहीं हो सकता, क्योंकि वो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x वाला टर्म आएगा, यानी वो पैराबोलिक रिलेशन होगा। तो इसका मतलब ये भी यहाँ से कैंसिल कर दिया हम लोगों ने। अब सवाल उठता है इन दोनों में से कैसे चुनेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड पर मैक्सिमम होती है, बॉल जब लौट के आती है उस समय भी मैक्सिमम होती है, और वो मिनिमम होती है हाईएस्ट पॉइंट पर, इसलिए डी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ ये मैक्सिमम दिखा रहा है और ये मिनिमम दिखा रहा है, और वो 0 नहीं होती। इन दोनों ग्राफ्स में अगर देखा जाए तो इसी बात का डिफरेंस है। ये x की इस पर्टिकुलर वैल्यू पर काइनेटिक एनर्जी को 0 दिखा रहा है, जबकि हाईएस्ट पॉइंट पर u cos थीटा बचा रहता है, इसलिए वो 0 नहीं होता। नेक्स्ट, दो बॉल्स को फेंका गया है ग्राउंड से सेम वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड से, लेकिन डिफरेंट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल,
और ये देखा गया है कि उनके जो रेंजेस हैं यानी डिस्टेंस ये जो दिया गया है वो सेम है। तो बेटा एक चीज़ तो आप हमेशा क्लियर समझो कि अगर किसी प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि रेंज सेम है और आप स्पीड को सेम रख के चल रहे हो तो पक्का वो थीटा और 90 माइनस थीटा का केस होगा। तो पहला काम आप इसमें क्या करो, 5√3 ये आपको रेंज दी गई है, u स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर 100 u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। बेटा इसको बैठाओ, यहाँ से इसने इसको कैंसिल किया तो ये आ गया अपने पास साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना भाई, √3/2। तो इसका मतलब 2 थीटा है अपने पास 60 डिग्री, तो थीटा है 30 डिग्री। इसका मतलब ये अगर थीटा 1 कह दें तो थीटा 2 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री होगा। और फिर क्वेश्चन आपसे मांग रहा है टाइम इंटरवल बिटवीन द बॉल्स स्ट्राइकिंग ग्राउंड। तो आप क्या करोगे, अब इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट 1 का निकाल लेना, टाइम ऑफ फ्लाइट 2 का निकाल लेना और फिर T2 माइनस T1 कर देना। आपको इसमें जो आंसर मिल जाएगा, बेटा हम लोग कंसेप्ट पे फोकस कर रहे हैं, बाकी आप कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हो, आपको मिल जाएगा इसका ये पहला वाला ऑप्शन। यानी मेन कंसेप्ट इस क्वेश्चन का ये था कि आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल लें और उसके बाद फिर थीटा 90 माइनस थीटा करके दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट्स निकाल लें और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा होगा 60 डिग्री वाले का, सब्सट्रैक्ट कर दें, आपको मिल जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया वेलोसिटी u विद हॉरिजॉन्टल और फिर करेक्ट ऑप्शंस की क्वेश्चन हमसे इसमें बात कर रहा है। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो बेटा इनिशियल पॉइंट पर और फाइनल पॉइंट पर अगर आप यह देखो तो इनिशियल में u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, फाइनल यानी बॉल जब ज़मीन पर आ गई तो u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा j कैप। तो जो आप दोनों को ऐड करके यानी u प्लस v/2 करोगे तो u sin थीटा का टर्म कट जाएगा, बचेगा u cos थीटा। मतलब a का रिलेशन होगा q के साथ में। तो a का रिलेशन q के साथ में देखा जाए तो अपने पास सिर्फ c में है। बेटा अगर एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो हमें इसके बाद फिर और चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर एक चेक कर लिया तो एक आग को और देख लेते हैं। चलो आगे वाले को, चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। बेटा इनिशियल और फाइनल पॉइंट में जब आप चेंज करोगे तो u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा j कैप माइनस u cos थीटा i प्लस u sin थीटा। तो बेटा आपका जब इसको आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो जो टर्म आएगा वो 2u sin थीटा वाले का टर्म आएगा और वो इसमें हमको मैच नहीं करते दिख रहा है, यानी नन। सी चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन इनिशियल एंड पीक पॉइंट। बेटा पीक पॉइंट पर क्या होता है, u cos थीटा होता है। तो चेंज मतलब क्या हुआ, u cos थीटा i कैप माइनस ब्रैकेट में u cos थीटा i प्लस u sin थीटा j। तो बच जाएगा क्या, माइनस u sin थीटा या कह लें u sin थीटा, सॉरी। तो ये अपने पास में चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, सी का ये हो जाएगा पी वाला ऑप्शन दैट इज u sin थीटा एंड सो ऑन। तो ये अपने पास आ गया सी वाला। नेक्स्ट, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप ए 45 डिग्री रफ इंक्लाइन इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इतना देन द रिटार्डेशन ऑफ द ब्लॉक। बेटा 45 डिग्री का रफ इंक्लिनेशन है और आप बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। 45 डिग्री रफ इंक्लाइन और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता है अपने को। तो बेटा इस केस में रिटार्डेशन g sin थीटा भी नीचे लगेगा, यानी जो नेट रिटार्डेशन होगा वो g sin 45 प्लस म्यू दैट इज 0.5 इंटू जी cos 45। ये इस अपने पास में नेट रिटार्डेशन हो जाएगा और बेटा इसमें अपने को आंसर मिल जाएगा इसका ये सी वाला। क्योंकि ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस पर जो g sin थीटा है वो भी नीचे लग रहा होगा और फ्रिक्शन वो भी नीचे लग रहा होगा। दोनों के कारण जो नेट रिटार्डेशन मिलेगा वो g sin थीटा प्लस म्यू जी cos थीटा। तो अपने को वैल्यू पुट करने पर मिल जाएगा ये सी ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास फ्रिक्शन फोर्सेस या हमसे मांगा गया है फ्रिक्शन फोर्सेस ए और बी के बीच में और बी और ग्राउंड के बीच में 80 न्यूटन की फोर्स लग रही है। यहाँ जैसे जिस ब्लॉक पर पहले पहले अप्लाइड फोर्स लगेगी वहाँ पर आप फ्रिक्शन फोर्स निकालोगे। तो फोर्स लग कहाँ रही है, 15 वाले पर। तो इस पर फ्रिक्शन देखो कितने की हो सकती है। कोएफिशिएंट फ्रिक्शन है 0.6 का, 0.6
और 15 + 5 दैट इज 20 × 10 म्यू mg, तो ये तो 120 न्यूटन हो सकती है। तो अगर ये 120 न्यूटन हो सकती है तो इसका मतलब 15 किलो वाले ब्लॉक को अपनी जगह से खिसकने ही नहीं देगी। तो 15 किलो वाले पर इसका मतलब इधर आपने लगाया है अप्लाइड फोर्स 80 न्यूटन, तो फ्रिक्शन यहाँ पे 80 न्यूटन ही लग के 15 वाले ब्लॉक को रोक के रखेगी। और यदि ऐसा है तो 5 वाले ब्लॉक पर तो कोई भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगी ही नहीं। तो इसका मतलब क्वेश्चन ने मांगा है हम लोगों से बिटवीन A एंड B एंड बिटवीन B एंड ग्राउंड। तो A एंड B के बीच में 0 और B और ग्राउंड के बीच में 80। तो बेटा 13th का अपना जो आंसर हो गया वो हो गया यस, डी ऑप्शन। तो जो इन क्वेश्चंस को आप साथ साथ में पॉज करके वीडियो को साथ साथ में करते जाओ और इसका रियल बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप टेस्ट सीरीज़ को, जो कि ऑनलाइन भी अवेलेबल है ऑफलाइन भी है, तो अगर आप उसको खुद दोगे तब आपको एक जो कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्ट होगा, प्लस उसकी तैयारी करके जब आप दोगे तो आपका टॉपिक पर रियल कंट्रोल बनेगा, जो आपको एग्ज़ाम में, यानी आपका जो मेन एग्ज़ाम है 25 वाला, उसमें परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, एक बैलून है जिसका वेट W है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो क्वेश्चन आपसे एयर रेजिस्टेंस जानना चाहता है, कैसे करेंगे आप बेटा? अगर ये नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब एयर रेजिस्टेंस इस पर ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ठीक। इक्वेशन क्या बनेगी? mg जो इस पर डाउनवर्ड लग रहा होगा माइनस फ्रिक्शन फोर्स, ये बराबर होना चाहिए m × a के। फ्रिक्शन फोर्स मतलब एयर रेजिस्टेंस। तो यहाँ से अपने पास F आ जाएगा, यानी एयर रेजिस्टेंस आ जाएगा mg - ma। अब क्वेश्चन ने वेट की बात कर रखी है, तो वेट कितना है? वेट इसका मतलब mg के बराबर है। तो इसको अब आप लिख दोगे W और m को आप लिख दोगे W/g × a। तो यहाँ से W को अगर हम बाहर निकाल लें तो ये आ जाएगा 1 - a/g, यानी C ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, एक ब्लॉक है जिसका मास m है, जिसको इनिशियली v0 वेलोसिटी से मूव करा के और किसी इंक्लाइंड प्लेन पर रख दिया गया, जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.6 है। बेटा हमें इसमें ये चेक करना है कि ये क्या नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, एक्सेलरेट करेगा, डेसेलेट करेगा, पहले एक्सेलरेट करेगा फिर डेसेलेट करेगा, कैसे? जब आपने इसको यहाँ पे रखा तो इस पर g sin थीटा तो नीचे लग रहा होगा, यानी 10 × sin 30, यानी 5 का तो इस पर एक्सीलरेशन डाउनवर्ड आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा। फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.6 × cos 30, दैट इज √3/2। तो 0.6 × √3/2। बेटा जब आप चेक करोगे तो आपको जो ये वैल्यू है ये 5 से बड़ी मिलेगी, है ना। तो ये एक मिनट है, एक चीज़ छूट रही है क्या? 10 छूट रहा है। 0.6 × g दैट इज 10, तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे भी आप, तो ये आ जाएगा प्रैक्टिकली 3√3। तो ये जो वैल्यू आएगी बेटा, ये यानी फ्रिक्शन की वैल्यू, या कह लें फ्रिक्शन के कारण जो रेजिस्टेंस मिल रहा है, जो रिटार्डेशन मिल रहा है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब वो ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है g sin थीटा, उससे ज़्यादा होने के कारण उस पर रिटार्डेशन आएगा और फाइनली वो रेस्ट पर आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन, दैट इज डेसिलरेट एंड कम टू रेस्ट। इन केस ये वैल्यू कम रही होती, यानी फ्रिक्शन की वैल्यू कम रही होती, तो ये एक्सेलरेट करता चला जाता है। इन केस ये दोनों वैल्यू सेम रही होती तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता। तो बेटा इसलिए कंसेप्ट पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है, एग्जामिनर क्वेश्चन को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट, इसमें कहता है क्वेश्चन कि एक ब्लॉक है जो कि जिसमें कि आपने एक इंक्लाइन प्लेन पर मास रखा हुआ है m का, और वो ऊपर की तरफ जा रहा है विथ एक्सेलरेशन a। फिगर शो मास m इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज ग्रेटर देन mg sin थीटा। चेक करते हैं भाई, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस पर mg तो नीचे लग ही रहा होगा, स्यूडो फोर्स वो भी नीचे लग रही होगी। इसका मतलब इन दोनों के जब आप कंपोनेंट लेंगे तो mg sin थीटा, यानी नेट फोर्स जो इस डायरेक्शन में आएगी, डाउन द प्लेन आएगी, mg sin थीटा प्लस
एम ए साइन थीटा। तो बेटा इन दोनों को ही फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस कर रही होगी, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द वेलोसिटी इज ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा। असर्शन तो सही है। लिफ्ट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। यस, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होती तब इस पर कोई स्यूडो फोर्स बनता नहीं, ये एम ए वाला टर्म बनता नहीं, उस केस में एम जी साइन थीटा ही होता। तो असर्शन और रीज़न तो अपने आप में दोनों सही है, लेकिन रीज़न उसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि जो फ्रिक्शन की वैल्यू एम जी साइन थीटा से बड़ी है वो इस रीज़न से बड़ी है कि एम ए साइन थीटा का भी एक कंपोनेंट मिल रहा है, या कह लें स्यूडो फोर्स का भी एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में मिल रहा है, जिसे फ्रिक्शन को बैलेंस करना पड़ रहा है। तो बेटा इसका मतलब असर्शन रीज़न दोनों सही है, लेकिन रीज़न उसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। बी ऑप्शन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड 3r/2 फ्रॉम चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। बेटा हमारे पास ये कोई स्फेरिकल शेल है और 3r/2 पे फील्ड हमको पता है, और क्वेश्चन कह रहा है r/2। बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन, किसी चार्ज कंडक्टर के लिए उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। क्यों ज़ीरो होता है? क्योंकि चार्ज उसके आउटर सरफेस पर रिसाइड करता है, तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनता ही नहीं। इसका मतलब अगर आप बाहर के फील्ड की बात कर रहे हो कुछ ए, और आप अंदर की बात के किसी पॉइंट की बात करोगे तो वहाँ तो चूँकि चार्ज ही नहीं है, अगर चार्ज नहीं है तो कोई फील्ड भी नहीं है। नेक्स्ट, हमें कई सरफेसेस दिए गए और बेटा क्वेश्चन जानना चाहता है कि किसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा है, या कह लें सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ गॉस थ्योरम का इस्तेमाल कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट फाई इक्वल टू चार्ज एनक्लोज। तो इसका मतलब इसको एरिया से तो कोई मतलब ही नहीं, जहाँ तक फ्लक्स का सवाल है। तो फ्लक्स तो अगर देखा जाए तो सभी में चूँकि क्लोज सरफेसेस हैं, एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट हो गया, चार्ज एनक्लोज सभी में सेम है, इसका मतलब फ्लक्स भी सब में सेम होना चाहिए। बेटा आप साथ साथ में इसे अपने आप भी करते हुए जाओ, और अगर कहीं कोई डाउट हो तो उसको आप पूछ सकते हो। ठीक है, चैट बॉक्स में आप उसको पूछ सकते हो। नेक्स्ट, हमारे पास Q2 Q3 दो चार्जेस दिए गए, और क्वेश्चन कहता है कि एक Q1 चार्ज रखा है जो x एक्सिस पर, उस पर जो फोर्स आ रही है वो पॉजिटिव x में आ रही है। अब बेटा जरा इतने पर ही समझते हैं, ये जो Q1 चार्ज है इस पर Q2 और Q3 के कारण नेट फोर्स पॉजिटिव x में आ रही है। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि ये अट्रैक्टिव नेचर की फोर्स होगी। अब ये दोनों तो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये चार्ज नेगेटिव नेचर का होगा, तभी तो इसकी फोर्स नेट इस डायरेक्शन में आ सकती है। अब जब आपने एक और चार्ज पॉजिटिव Q रख दिया तो ये दोनों तो अपनी जो फोर्स लगा रहे हैं वो लगा ही रहे होंगे, साथ साथ अब ये भी खींचने लगेगा, एक फोर्स इसकी भी जुड़ जाएगी। इसका मतलब फोर्स अब बढ़ जाएगी, शैल इंक्रीज along द पॉजिटिव x एक्सिस। ये बेटा क्वेश्चन नंबर है आपका, यस, इसका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, समझ आ रहा है ना? क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव होगा, कैसे पकड़ में आया? क्योंकि इनके कारण जो फोर्स लग रही है वो पॉजिटिव x में लग रही है, और ये तभी लग सकती है जब ये चार्ज खुद नेगेटिव नेचर का हो। और अगर ये नेगेटिव है और इधर आपने एक और पॉजिटिव रख दिया तो ये तो फोर्सेज लगी रही हैं, प्लस ये भी अपनी तरफ खींचेगा, तो नेट फोर्स इंक्रीज कर जाएगी। ए वुडन ब्लॉक परफॉर्म्स एसएचएम ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। बेटा आपको एक वुडन ब्लॉक दिया गया है जिसकी फ्रीक्वेंसी है न्यूटन, और उस पर चार्ज क्यों रखा गया, और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को जब स्विच ऑन किया तो एसएचएम पर क्या असर पड़ेगा? बेटा जहाँ तक फ्रीक्वेंसी का सवाल है, फ्रीक्वेंसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दैट इज़ 1/2 पाई रूट k/m। फ्रीक्वेंसी को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि उसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेस करा रहा है या कोई व्यक्ति डिस्प्लेस करा रहा है, उसे इस बात से मतलब है कि k क्या है, m क्या है, और वो अगर जब तक सेम है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का असर फिर क्या पड़ेगा? इस ब्लॉक की मीन पोजीशन चेंज हो जाएगी। जो मीन पोजीशन पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे रहती तब होती, अब जब आप इसको लगा देंगे तो जो नई मीन पोजीशन आएगी वो ऐसे आएगी कि इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगी और स्प्रिंग की फोर्स इधर लगेगी, और ये जो आएगा यही उसकी मीन पोजीशन आएगी यहाँ से। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, लेकिन जो मीन पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। ए ऑप्शन। बच्चों ये एसएचएम का पार्ट है,
अब देखो जैसे यही क्वेश्चन है तो इसमें एचएचएम और इलेक्ट्रोस्टैट्स दोनों के कंसेप्ट मिलके आ रहे हैं। इधर बीच एग्जाम का ये पैटर्न भी रहा है कि एक कंसेप्ट पे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन मिला के आ रहे हैं, कई कंसेप्ट्स को मिला के आ रहे हैं। इसलिए फिजिक्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप थ्रू आउट ओवरऑल उस पर कमांड करें। नेक्स्ट, हमारे पास 4 मेटेलिक प्लेट्स हैं और क्वेश्चन ऑप्शन को सेलेक्ट करने की बात कर रहा है। बट अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 देखें तो इसमें कंसेप्ट क्या होता है, एक साइड के सारे प्लेट्स को इकट्ठा कर दो, चार्जेस इकट्ठा कर लो। तो अगर आप 1 के साइड में इधर देखो तो ये सब मिल करके एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब रीजन 1 में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए 0, तो ए का ऑप्शन हो जाएगा एस। अब इसका मतलब ये पी और ये वाला ये ए और सी तो गलत हो गए। अब अपने को बी और डी में से चुनना है। एक स्टेप और आगे जाते हैं, जैसे ही मैच द कॉलम में अगर आपको अगला ऑप्शन मिले तो आपको पूरा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2, जब आप यहाँ की बात करोगे तो ये सिग्मा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आप ऐसे भी कह सकते हो, और ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी -2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज बी का कौन सा ऑप्शन, क्यू ऑप्शन, बी का पी ऑप्शन, नहीं ये माइनस है ना, ये अपनी तरफ